Hello students, welcome to World Students Co. I am Shruti teaching you class 12th chemistry. So we are discussing chapter 3, that is electrochemistry. In the previous lecture we discussed about the conductance, right? We discussed about the conductance, resistivity. Basics हमने डिस्कस किए थे जिसमें हमने मेटालिक कंडक्टेंस पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे कि उनके बेस में होने वाले क्या वेरिएशंस आते हैं और फॉर्मूला क्या है दोनों की कंडक्टेंस के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज मोलर कंडक्टिविटी. अब देखो हमने क्या बनाया था, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज करके हमने सेल तो बना लिया, सेल कांस्टेंट भी बना लिया, लेकिन उसके आगे मोलर कंडक्टिविटी निकालने की क्या जरूरत पड़ी. देखो कंडक्टिविटी तो थी हमारे पास, बट मोलर कंडक्टिविटी क्यों निकालनी पड़ी. तो हर एक एलिमेंट, हर एक मेटल हो, ठीक है, उसके पास उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं तो डिफरेंट होगी, राइट. उसकी स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगी एटलीस्ट. तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसकी कुछ और कुछ वैल्यूज भी डिफरेंट हो जाती है, और उस वजह से हर एक के लिए अलग अलग वैल्यूज आई थी. याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हमने पढ़ी थी तो उसके लिए भी कितनी सारी अलग अलग वैल्यूज आई थी. वैसे ही हर मेटल के लिए अलग अलग कंडक्टिविटी आती है, अलग अलग रेजिस्टिविटी आती है, और उसी रेजिस्टिविटी को और उसी कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी. क्योंकि देखो अब कंडक्टिविटी इज बेसिकली फॉर द कॉमन थिंग, बट द मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट, इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर द एवरी सिंगल एलिमेंट. अगर हर एक एलिमेंट की बात की जाएगी तो मोलर कंडक्टिविटी उसकी डिफरेंट होएगी. मे बी कंडक्टिविटी सेम हो बट मोलर कंडक्टिविटी हमेशा डिफरेंट होगी. So molar conductivity of a solution is the conductance of the solution containing 1 mole of electrolyte kept between the two electrodes having unit length and large area of cross section so as to contain electrolyte. तो क्या किया था हमने, देखो हम जब सेल कांस्टेंट बनाए थे तो हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था, बीकर नहीं सॉरी, एक हमने अपरेटस लिया था डिस्चार्ज ट्यूब टाइप्स, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड सेटअप किए थे, जिसका लेंथ L था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था. अब उसके अंदर हमने क्या किया है, अब उसमें हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस कर दिया. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस किया जिसकी यूनिट लेंथ है और बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ताकि अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट हमारे उसके अंदर आ सके. सो इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल दैट इज सिमिलर टू लैम्डा, लैम्डा एम. तो ये जो लैम्डा एम है वो किसके बराबर होता है, कापा अपॉन में हमारे पास मोलैरिटी. इसलिए हमने याद करो कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को हम यहाँ पर C से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, कापा एंड डिवाइडेड बाय मोलैरिटी. तो यहाँ पर हमारे पास इसकी SI यूनिट्स क्या आती हैं, कापा किस में हमने किया था, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में, और मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट. अब लीटर, 1 लीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 मीटर क्यूब. ठीक है, तो अगर हमें क्या इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको ही हम वेरीफाई करेंगे. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कापा C इंटू जो हमारे पास मोलैरिटी मतलब मोल इंटू में यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे. मोलैरिटी नीचे मोलैरिटी और ऊपर 1000. ठीक है, तो यहाँ पर भी अब हम क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब लिखेंगे. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स मोल इनवर्स, ओम इनवर्स मोल इनवर्स, और मीटर क्यूब में से 1 माइनस कर देंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट. तो ये हमारे पास SI यूनिट है फॉर दी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं, साइमन्स भी कहते हैं. तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारे पास कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की SI यूनिट है. तो मोलर कंडक्टिविटी क्या कहती है कि जो हमारा अपरेटस है, जब उसमें हम 1 मोलर का सॉल्यूशन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी होगी वो डिपेंड करेगी कापा एंड मोलैरिटी पे, और उसको एक कांस्टेंट दैट इज 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू जो होगी वो मीटर क्यूब में गिवन होगी इंस्टेड ऑफ लीटर्स. और अगर लीटर्स में भी गिवन हो तो हमें उसे फाइंड आउट करना आता है, उसको हम जस्ट डिवाइड बाय 1000 करेंगे.
राइट। तो इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी ऐसे यूनिट होती है। अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम ऑफ 0.05 मोलर। अब देखो यहाँ पे मेरे को मोलारिटी जो है वो दी हुई है, मोलारिटी वो है मेरे पास 0.05 मोल, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है, हम क्या चीज लेके चलते हैं, रेडियस लेते हैं। तो अगर डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, तो मेरे पास यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ बोल लो या रेडियस बोल लो, तो वो क्या हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे को डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका हाफ होता है, तो 1/2 सेंटीमीटर होगा। एंड लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर इज ये हमारे पास रेजिस्टिविटी दी हुई है। उसके बाद हमें रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम्स, राइट। और ये हमारे पास इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे मेरे को क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है एंड मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो पहली चीज क्या है, रेजिस्टिविटी निकालना। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का हमने फॉर्मूला कैसे आएगा, R इज इक्वल्स टू रो L/A होता है, ठीक है, रो L/A होता है। लेकिन यहाँ पर हमें लेंथ हमें दी हुई है, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमें निकालना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एरिया क्या होता है, पाई R² होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, R² की वैल्यू हो जाएगी रेडियस का हाफ, डेट इज हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको क्या कितना आ जाएगा, ये हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.78 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर दी हुई है। तो रो मेरे को रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो R रेजिस्टेंस कितनी है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 0.78 और डिवाइडेड बाय L, L कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ से मेरे पास रो की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ जाएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1149 सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, इसी को ही हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रो को 1.14 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिविटी निकालनी है। कंडक्टिविटी क्या होती है हमारे पास, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी निकालनी है। कंडक्टिविटी किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू 1/रो। तो 1/ हमारे पास जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आई है डेट इज 1.1149 इंटू 10 की पावर -2, इसी को ही हम सॉल्व कर देंगे आगे। तो हमारे पास कंडक्टिविटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1.48 समथिंग, यही आ जाएगी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 1.48 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गई कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हमने निकालनी थी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1.48 इंटू 10 की पावर 2, ये मेरे पास वैल्यू आई है, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे मोलारिटी हमें 0.05 दी हुई थी, ठीक है, मोलारिटी हमें 0.05 दी हुई थी, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, ठीक है।
तो सिंपल मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगा के लैम्डा इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 इंटू मोलैरिटी निकालेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है जब हमने सॉल्व किया तो ये आया था 227.46, ठीक है। एंड इसकी यूनिट्स क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। इसकी यूनिट्स क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास इसकी यूनिट आ चुकी। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे अपनी मोलर कंडक्टिविटी को एक सिंपल न्यूमेरिकल की हेल्प से। अब हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आ गई। अब कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस भी समझ लिया। तो जब हम इसकी कंडक्टेंस देखेंगे मेटेलिक और इलेक्ट्रो हमारे पास जो हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स हैं या फिर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स हैं उसके लिए, तो उसके बीच में कुछ कंडक्टेंस डिफरेंस आएगा, कुछ हमारे पास डिफरेंस जनरेट होएगा। उन वेरिएशंस को अब हम स्टडी करेंगे। तो पहली वेरिएशन हम स्टडी कर रहे हैं जब मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस आता है। अगर स्टेटमेंट वाइज अगर देखा जाए तो जब वो कंडक्टिविटी है जिसे हम कापा से डिनोट करते हैं, ये हमेशा डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी हमेशा कम ही होएगी, ठीक है, जब हमारे पास उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, वो अगर कम होता जाएगा तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी कम होती जाएगी। लेकिन अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे उल्टी चीज़ हो जाएगी कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। अब ऐसा क्यों? कंडक्टिविटी तो दोनों ही है, दोनों ही कंडक्टिविटी है, बस ये डिपेंडेंस आ रही है मोलर पे। तो इसका मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट के मोलैरिटी पे भी तो डिपेंडेंस आएगी कि हमारे पास वहाँ पे कंडक्टिविटी कैसी होगी, राइट। तो कंडक्टिविटी जो है यहाँ पे डिक्रीज करती है। जब हम नॉर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वो डिक्रीज करती है कंसंट्रेशन के डिक्रीज के साथ। कुछ हम ये कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है मेरे पास, कंडक्टिविटी है वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी के केस में क्या आ जाएगा, जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, ठीक है। तो ये चीज आ रही है। तो कंडक्टिविटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, इसको हम मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इंटू 1000, ठीक है। अगर मैं लैम्डा एम की बात करूं, अभी कापा को स्किप किया जाए, तो लैम्डा एम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है मोलैरिटी के, जो हमने यहाँ पे बात करी। ये मोलर कंडक्टिविटी है और ये एम है। वहीं पर ही अगर हम इस कापा को लेके जाए तो लैम्डा एम डिवाइडेड बाय कापा इज इक्वल्स टू 1 मोलैरिटी, और यू कैन से मोलैरिटी इज इक्वल टू कापा इंटू लैम्डा एम। ये भी कह सकते हैं, लैम्डा एम की वैल्यू नीचे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा एम की वैल्यू नीचे आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमारे पास दोनों चीज आई कि मोलैरिटी जो है वो नॉर्मल कंडक्टेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लैम्डा एम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ रही कि मोलैरिटी जो है वो जो मतलब कंसंट्रेशन है वो कापा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वही बात यहाँ पे कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन से, लेकिन जो हमारी मोलर कंसंट्रेशन, मोलर जो कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी से। वही बात यहाँ पे की गई थी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हमारे पास ये दोनों टॉपिक वेरीफाई कर रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर मोलैरिटी से, तो इसका मतलब है अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारे पास कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात की जाएगी जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी से, तो अगर एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ कम होगी, ठीक है। अगर मेरी मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई तो मेरी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। अब ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अब क्या है, पहले हम सबसे पहले कंडक्टिविटी की वेरिएशन की बात करते हैं। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन,
ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है जो मोलैरिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कापा अपॉन में हमारे पास लैम्डा एम के वैल्यू के। ठीक है, अभी मैं 1000 को निगलेक्ट करके चल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ये जो मोलैरिटी है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है कापा से। अगर इसका मतलब क्या है कि कापा मतलब कि जो हमारी कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है तो मतलब मोलैरिटी की वैल्यू और कंसंट्रेशन की वैल्यू कम हो रही है तो कापा की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो यही बात वो कह रहा है ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट से मतलब क्या है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट बहुत जल्दी डीकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो बहुत धीरे डीकम्पोज होते हैं उन्हें कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, this is due to the fact that the number of ions that carry current in the unit volume of solution always decreases with increase in concentration। अब देखो कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ जाएगी तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो आयंस की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और हमने ये बात करी थी जब आयंस की वैल्यू बढ़ेगी तो एक पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस होएगा और एक नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके वजह से क्या होएगा, जो पॉजिटिव वाला है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल होएगा और वो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। दो नेगेटिविटी इंक्रीज तो है लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो हिंड्रेंस के तरीके से क्रिएट कर रही है, रेजिस्टिविटी क्रिएट कर रही है, जिसके वजह से हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी और हमारे पास कापा की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी। राइट, अब ये हमने ग्राफ बनाया स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। हमने क्या देखा, जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करी तो जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ती गई, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बढ़ी, ठीक है, हमारे पास कापा की वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे ये वैल्यू हमारे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करगी, कापा की वैल्यू एकदम से डिक्रीज करेगी। बिल्कुल शार्प ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर मेरे पास कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती है तो हमारे पास एकदम से इंक्रीज करती है तो कापा की वैल्यू में भी फर्क आता है। राइट, दोनों में इंक्रीज डिक्रीज साइमल्टेनियसली हो रहा है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में यही प्रोसेस थोड़ा स्लो है। क्यों स्लो है, क्योंकि अभी हमने बात की कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डीकम्पोज पूरा नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। अगर ये पूरा हो रहा है तो इसमें लिए इसके अंदर शार्प ग्राफ आ रहा है, लेकिन ये धीरे होता है। इसी वजह से जो नेगेटिविटी है वो बेकरार रहती है और जो पॉजिटिविटी है वो हिंड्रेंस कम क्रिएट करती है, जिसके वजह से हमारे पास जो पूरा फ्लो है वो बहुत अच्छे से जाता है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। नेक्स्ट हम वेरिएशन पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के केस में क्या वेरिएशन आएगी, तो हमने एक मोलर कंडक्टिविटी देख लेते क्या आते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, वो कंडक्टेंस है एक सॉल्यूशन की जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। हमने अभी बात करी थी ना कि हमने एक सेटअप बनाया था जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड फिक्स है, उसके बीच में 1 मोल का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। हमने ये बात करी थी 1 मोल की इलेक्ट्रोलाइट्स डाले थे, तो वही बात यहाँ पर है कि मोलर कंडक्टिविटी के केस में क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब हमने इसकी स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी कि मोलर कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करेगी क्योंकि कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज किया था। क्यों होएगा, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पे मोलैरिटी थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, कापा के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी मोलर कंडक्टिविटी के। तो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से हमें ये पता लग गया था, मैथमेटिकली तो ये पता लग गया था कि अगर मोलर कंडक्टिविटी हमें इंक्रीज करानी है तो मेरे पास कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उतनी अच्छी मोलर कंडक्टिविटी होगी। अब दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम, थ्योरेटिकली क्या था, टोटल वॉल्यूम V ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। अब ऐसा क्या है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक पानी का ग्लास लिया, पहले उसका वॉल्यूम था, ठीक है, ये लिया और इसके अंदर इतना पानी था और मैंने इसके अंदर सिर्फ 3 पार्टिकल्स डाले हुए थे। अब मैंने क्या किया, इसी पानी के गिलास में इसको पानी तो भर दिया, सॉल्वेंट भर दिया, लेकिन सॉल्यूट की वही कैपेसिटी रखी। ठीक है, तो अब मेरे को पता है जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो तो वहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है, और जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा हो सॉल्यूट कम हो तो वहाँ पे क्या होता है, डाइल्यूशन होती है।
राइट। तो अगर इस केस में देखा जाए तो किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज है, इसकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज है। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज है तो वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। अगर मेरे पास एक थोड़ा सा वॉल्यूम है, V ही है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज मतलब कम होने से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और वही बात यहाँ पर हो रही है कि अगर मेरे पास मोलैरिटी की वैल्यू कम है, क्योंकि मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास वॉल्यूम कम होगा तो मेरे पास कंसंट्रेशन भी उतनी अच्छी आएगी, क्योंकि यहाँ पे मोलैरिटी और जो वॉल्यूम है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वॉल्यूम मेरा कम होएगा तो कंसंट्रेशन अच्छी आएगी। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर वॉल्यूम कम हो जाए तो कंसंट्रेशन मेरी अच्छी हो जाएगी, और अगर ये इंक्रीज कर गया तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। अगर मेरे पास वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया, वॉल्यूम, अब इस केस में देखो वॉल्यूम मेरा ज़्यादा हो गया, कंसंट्रेशन में डिक्रीज कर गई, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई तो मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये बेसिक हमारे पास आ गया था मोलर कंडक्टिविटी का, जो हमने न्यूमेरिकल को यूज़ करके निकाला। बट इसके बेस पे एक लॉ आया, दैट इज नोन एज कोल्ड-लॉश लॉ, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से इसको डीपली, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बेसिक वेरिएशन को स्टडी किया कि मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी में जब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या हमारे पास मिनिमम वेरिएशन आएगी, क्या न्यूमेरिकल वेरिएशन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वेरिएशन में क्या फ़र्क आएगा। बेसिकली स्टेटमेंट्स तो यही रहेंगी, ये जो हमने पढ़ा है वो ही सेम रहेगी, बस क्या हो जाएगा अब हमारे पास लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब थ्योरेटिकल वे में हम इसे स्टडी करेंगे। So thank you students, we'll meet you in the next lecture. Thank you from the World Students Co.